आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। क्या हमें सब सुनते हैं? कहते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारे पास गुड़गांव के ग्लास टावर्स हैं, बेंगलोर के टेक हब्स हैं, मुंबई की हाई राइजेज हैं, लेकिन इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। एक तरफ ये लोग नए आईफोन्स लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, रात से लगे हुए लेना है बस। तो शौक बड़ी चीज है तो सब ले रहे हैं, हम भी ले। और दूसरी तरफ ये लोग राशन की लाइन में। एक तरफ हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की तैयारी में हैं और दूसरी तरफ स्कूल्स में साइंस के टीचर्स तो छोड़ो, बैठने को बेंचेस तक नहीं है। ये आप लोग सड़क पे क्यों आई हैं? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर कमी है। देखो हमारे यहाँ ना 1000 बच्चे हैं और टीचर 20 भी नहीं है। कोई टीचर में बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि 350-400 बच्चों में 2 टीचर होना यहाँ पे अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अगर और टीचर हमें मिल जाए तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और क्या सच में हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या फिर मीडिया में सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो डिटेल से बात करते हैं आज की इस वीडियो में। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। Its fast growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। देखो, विश्वगुरु बनने की सबसे बड़ी पहचान होती है उस देश का एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका और चाइना सिर्फ जीडीपी की वजह से ग्लोबल पावर नहीं बने, वो अपने रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से ग्लोबल पावर बने हैं। मतलब बात सीधी सी है, अगर आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और इनोवेटर नहीं बन रहे हैं तो आपको दुनिया में लीडरशिप कैसे हासिल होगी? मित्रों, उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। ये आप सबने सुना होगा। तो एजुकेशन पर बजट का 7% खर्च होना ही चाहिए, बट आज 2025 तक भी 4% से ज्यादा खर्च नहीं हो पाया है। और वहीं चाइना अपनी एजुकेशन पर गवर्नमेंट बजट का 15 से 20% तक खर्च करता है। बट यहाँ बजट एलोकेशन तो छोड़ो, जब हमने 2014 में पढ़े भारत बड़े भारत लॉन्च किया था, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती पढ़े भारत बढ़े भारत की अनूठी पहल को अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। वहीं आज 2025 में देश में 11 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। 2019 और 20 की यूडाइस की रिपोर्ट में देश में 50,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद हो गए हैं और जो स्कूल्स खुले हैं उनमें आधे से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। आप लोगों ने कभी प्रशासन को बताया नहीं कि इतने बच्चे हैं 350 के आसपास? सब जानकारी दी गई, बीएसए सर को सबको पता है, जानकारी बराबर दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई टीचर में बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई। लेकिन पता है, बात यहाँ खत्म नहीं होती। पिछले 5 सालों में एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज करने के नाम पर 7th की हिस्ट्री बुक से एंटायर मुगल चैप्टर हटा दिया और क्लास 11th की बुक से मुगल एम्पायर कोर्ट्स वाले चैप्टर हटाए गए। क्लास 11th और 12th की बुक से इमरजेंसी और गुजरात राइट्स वाले चैप्टर ट्रिम करके छोटे कर दिए गए। और वहीं 10th की साइंस की बुक से भी पीरियोडिक टेबल और एवोल्यूशन ऑफ डार्विन थ्योरी वाले चैप्टर हटा दिए गए। Today, can you imagine the periodic table has been taken off the textbooks of schools? The Darwin's theory of evolution has been taken off the textbooks. एक तरफ जहां हमारे पीएम कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में कल्चरल कॉन्फिडेंस नहीं था। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और।
तो वहीं आप अगर एजुकेशन को फिल्टर करोगे तो कैसे आने वाली जनरेशन हमारे हिस्टोरिकल सच को जानेगी, और कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे जब हम खुद का इतिहास और साइंस नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में स्कूल्स बंद होने से एनरोलमेंट में कमी हो गई या फिर पढ़ाई कम हो गई। पिछले कुछ टाइम से भारत में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट हमें बताती है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज के ग्रेजुएट्स के नंबर हर साल लाखों में हैं, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, और इसीलिए एलाइट स्टूडेंट और टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा करियर और स्टडी के चलते बाहर के देशों में चला जाता है। Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. वहीं हम एक तरफ कहते हैं कि किसी एक महिला का जीवन कई पीढ़ियों का निर्माण करने वाला होता है। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। वहीं दूसरी तरफ चीजें इसकी उल्टी दिखाई देती हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2022 तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड हुए। हर साल हजारों ऐसे मामले आते हैं जिनकी हेडलाइंस या तो छुप जाती हैं या फिर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता। अब चाहे वो उन्नाव का केस हो या फिर हाथरस का। और यहाँ बात ओनली केसेस की नहीं है। खुद को विश्वगुरु कहने वाले वो चुनिंदा लोग लड़कियों को बुली करते हैं और भद्दे कमेंट्स करते हैं और उनको ऑफिस और वर्क कल्चर में परेशान करते हैं। तो अगर महिलाएं सेफ नहीं हैं तो उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में घटेगा। तो ऐसे में हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या विश्वगुरु और सुपर पावर कैसे बनेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट ने एक समय में कहा था कि यदि आप मुझे शिक्षित महिलाएं दें, शिक्षित माताएं दें, पढ़ी लिखी माताएं दें, तो मैं आपको एक विकासशील, एक समृद्ध देश दे पाऊंगा, राष्ट्र दे पाऊंगा। वहीं अगर आप न्यूज की हेडलाइंस देखोगे तो इंडिया की इकोनॉमी का सीन एकदम ब्लॉकबस्टर लगता है। With a staggering GDP growth of 7.8% during the April-June period of 2023-24, India is undoubtedly the bright spot. पर रियलिटी थोड़ी सी चौंकाने वाली है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2400 से भी कम है और आज भी हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% से भी ज्यादा है और वहीं इंडिया में स्किल गैप इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर दूसरे घर में पेरेंट्स ये बोलते सुनाई देते हैं कि डिग्री तो ले ली लेकिन नौकरी कहाँ है। लेकिन देखो, अगर देश का लीडर ही कहेगा कि पकोड़े बेचना एक रोजगार है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो कैसे हम जॉब्स की उम्मीद कर सकते हैं और कैसे हम सुपर पावर बनना अचीव कर सकते हैं? और वहीं पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जहां एक तरफ हम गुड़गांव के ग्लास टावर देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें माइग्रेंट मजदूर जो पैंडेमिक में पैदल जाते हुए दिखते हैं। एक तरफ हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बेसिक स्कूल्स और बेसिक हेल्थ सेंटर्स की कमी है। और यही है असली कॉन्ट्रडिक्शन जो हमें याद दिलाता है कि जीडीपी और ग्राउंड रियलिटी हमेशा सेम नहीं होती और ना ही हवाई बात करने से कोई सुपर पावर बनता है। बट दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि सब चीजें गलत हैं। दिसंबर 2023 में जब चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी तो पूरे देश ने एक आवाज में बोला था कि इंडिया ने कर दिखाया। Indian scientists scripted lunar history today by becoming the first and only country in the world so far to land successfully on the lunar south pole. इसरो ने स्पेस टेक में एक माइलस्टोन अचीव किया और इंडिया स्पेस टेक की वर्ल्ड क्लास लीग में स्टैंड करता है। मिलिट्री फ्रंट पे हम दुनिया के टॉप डिफेंस कंट्री में शामिल हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भी हम 3rd रैंक होल्ड करते हैं। मतलब हम डिफेंस में धीरे धीरे सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन रुको, शायद दिखने वाली कुछ चीजें रियलिटी से थोड़ी डिफरेंट हैं। फाइटर जेट से लेकर कुछ सबमरीन तक हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है। वहीं हमारे वर्ल्ड स्टैंड को लेकर लीडर बात करते हैं, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई। लेकिन रियलिटी ये है, जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है। अभी जॉर्डन
इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। और इतना ही नहीं, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 105वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 193 देशों में 130 पर हैं। हमारे यहाँ गोदी मीडिया है जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 180 देशों में 151 पर हैं। और पासपोर्ट को इंटरनेशनली पहचान दिलवाने की बात जो अभी आपने सुनी, उसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 77 पर हैं। ये सारे इंडेक्स एक तरफ दिखाते हैं कि हम स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे घर के बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं और हमारे घर की मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो रही है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि स्पेस टेक गलत है, बट देश सुपर पावर तब बनेगा जब मिसाइल, टैंक और स्पेस टेक के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी और एजुकेशन में भी हम टॉप परफॉर्मर होंगे। और वहीं जब देश के बड़े नेता कहते हैं कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, तो क्यों फिर अमेरिका हमेशा हमें टैरिफ वॉर में घेरता है? तो क्यों फिर हम चाइना से लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते? तो फिर से क्वेश्चन यही उठता है कि क्या सच में हम विश्वगुरु हैं? और अगर हम डेमोक्रेटिक सुपर पावर पर्सपेक्टिव से देखें, क्या हर आवाज, चाहे वो गांव की हो या किसी महिला की, या फिर वो आवाज किसी माइनॉरिटी की हो, पार्लियामेंट तक पहुंचती है? और क्या जुडिशरी, मीडिया और इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस को सेफ रख पा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन पूछने पर बिना सर पैर का बहाना देते हैं? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो हाँ, कहना थोड़ा मुश्किल है कि हम विश्वगुरु हैं या नहीं, पर हाँ, विश्वगुरु बनने का सफर थोड़ा लंबा जरूर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सिर्फ किसी नेता के जुमलों में या टीवी के एड्स में विश्वगुरु बनना चाहते हैं, या फिर हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सच में हर महिला, हर बच्चे, हर सिटीजन को एम्पावर करे? सुपर पावर वो नहीं होता जो किसी को मिसाइल्स दिखाए, सुपर पावर वो होता है जो अपने सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर बनाए। तो कमेंट्स में आप मुझे ये बताओ कि हम सुपर पावर और विश्वगुरु बनने का टारगेट हम कब तक अचीव कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप देखना चाहते हैं कि कैसे चाइना ने अपने आप को सुपर पावर बनाया, तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी डिटेल वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।